दरभंगा, तैयार हो जाओ स्टाइल और स्पीड की नई राइड के लिए। तेजस्वी सुजुकी लाए फुल रेंज माइलेज वाली स्कूटी से लेकर परफॉर्मेंस बाइक तक, लुक्स जो बनाए स्टार और राइड जो करे दिल से प्यार। इजी EMI, इंस्टेंट डिलीवरी और बम्पर मॉनसून ऑफर्स सिर्फ तेजस्वी सुजुकी पर। आइए छोटी एकमी, सैदनगर, लहरियासराय, सुजुकी का असली स्टाइल सिर्फ तेजस्वी सुजुकी में। पुष्प प्रदर्शनी विश्व 25 को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। होटल कृष्ण रेजिडेंसी में मंगलवार को मंगलह ना दरभंगा में 33वां फ्लावर शो का आयोजन। 1 जनवरी को होगा भव्य उद्घाटन। दरभंगा, लक्ष्मणशिला पब्लिक लाइब्रेरी दरभंगा के परिसर में 33वें फ्लावर शो 2025 का आयोजन किया जा रहा है। ये कार्यक्रम बागवानी एवं पुष्प प्रेमियों के लिए खास आकर्षण का केंद्र बनेगा। फ्लावर शो के तहत 28 और 29 दिसंबर को गमलों में लगे पौधों का प्रदर्शन एवं मूल्यांकन किया जाएगा। आयोजकों के अनुसार 31 दिसंबर को कट फ्लावर, गुलदस्ते, टेबल डेकोरेशन एवं फ्लावर आर्ट की प्रविष्टियां शाम 5 बजे तक स्वीकार की जाएंगी। वहीं 30 दिसंबर को निर्णायक दल द्वारा सभी प्रविष्टियों का मूल्यांकन किया जाएगा। निर्णायकों का निर्णय अंतिम और मान्य होगा। फ्लावर शो का भव्य उद्घाटन 1 जनवरी 2026 को सुबह 10:30 बजे मुख्य अतिथि द्वारा किया जाएगा। उसी दिन सुबह 10:30 बजे से शाम 8 बजे तक आम जनता के लिए पब्लिक शो आयोजित किया जाएगा। आयोजकों ने सभी फूल प्रेमियों एवं बागवानी से जुड़े लोगों से इस कार्यक्रम में भाग लेने की अपील की है। आयोजक समिति ने बताया कि इस तरह के आयोजनों का उद्देश्य बागवानी को बढ़ावा देना और लोगों में प्रकृति व फूलों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। डॉक्टर RB खेतान, आज से 34 साल पहले हम लोगों ने इस संस्था को खड़ा किया था। उसके साक्षी हैं हमारे विनोद पंसारी जी हैं, संजय जी हैं और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि उसी वक्त से जुड़े हुए हैं। आज ये हम लोगों का 34वां साल है, लेकिन फ्लावर शो 33वां है। 1 साल कोरोना में हम लोगों ने फ्लावर शो नहीं कर पाए थे हम लोग, और जो हम लोग 92 में फ्लावर शो किए थे उस वक्त और आज बहुत ज़मीन आसमान का अंतर हो गया। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि ये फ्लावर शो रेगुलर चलेगा और इतना अच्छा से चलेगा। और बाकी डिटेल आपको फ्लावर शो के बारे में अध्यक्षा जी, सेक्रेटरी साहब और हमारे पूर्व सेक्रेटरी विनोद सरावगी जी बतला चुके हैं। मैं विशेष आपको उस संबंध में नहीं बता पाऊंगा, या मतलब कि फिर रिपीट नहीं करना चाहता हूं। और आपके द्वारा मेरा जितने भी दरभंगा के लोग हैं या दरभंगा के आसपास के लोग हैं, उनसे करवत प्रार्थना है कि आप आवें, ये शो देखें, क्योंकि फिर ये साल में एक ही बार होता है और आपको एक ही बार मौका मिलेगा। और जो एंट्री फी की जो बात थी, वो एंट्री फी हम लोग कोई इसलिए नहीं लेते हैं कि आपको एंट्री करवानी है, वो जस्ट एक टोकन है। और इस बार 30 रुपया पर पर्सन जो है वो एंट्री की कूपन की है, और वो सिर्फ इसलिए है कि उसमें एज ए टोकन है। वो कोई ऐसा नहीं है कि हाँ भाई इससे हमारा शो चल जाएगा। शो में बहुत खर्चा होते हैं, लेकिन कुछ स्क्रूटनी करने के लिए हम लोग जो है सो एंट्री फी रखे हुए हैं, और शुरू से ही रखे हुए हैं। जब से ये शो हम लोगों का स्टार्ट हुआ था, पहला जो 92 में हुआ था, उस वक्त से एंट्री फी है। सर, आप अपने छत पर जो छोटा सा बगिया बनाया, कितना पौधा इस बार लक्ष्य है जो इस फ्लावर शो में आएगा? इस बार लक्ष्य मेरे समझ से कितना, 12,000 तक, 315। हाँ, 10 से 12,000 तक इतने हो ही जाते हैं करीब करीब हर साल। सारे लगे कि लोग पर्यावरण के प्रति सजग हों, जागरूक हों। और आज हमारी इस मुहिम के चलते पूरे दरभंगा में आप अगर नजर उठा करके देखते हैं तो लोगों को प्रकृति के प्रति प्रेम बढ़ा है। यह प्रेम इस संस्था के द्वारा जो उत्पन्न किया गया, और हम लोग आज भी इस काम में लगे हैं कि आप प्रकृति से जुड़िए, प्रकृति को संरक्षित कीजिए, पर्यावरण को बचाइए। इसके लिए एक वातावरण, एक प्लेटफॉर्म हम साल में तैयार करते हैं फ्लावर शो के रूप में, कि आप आइए, वहां पर देखिए तरह तरह के वनस्पति, पौधे, औषधीय पौधे, कैसे ऑक्सीजन रिलीज किया जाता है, ऐसे पौधे, सारे पौधों का हम एक जगह संकलन करके रखते हैं ताकि लोग इसके बारे में जाने। इसकी हम सुविधा देते हैं, बहुत रीजनेबल प्राइस पर हम प्लांट माने सेल करते हैं, बहुत कम से कम कीमत पर सेल करते हैं, लोगों को बताते हैं। एक बात और विशेष है कि विगत 3-4 वर्षों से हम लोगों ने बच्चों को अपने कार्यक्रम से विशेष रूप से जोड़ा है। बच्चे हमारे देश का भविष्य है, और पर्यावरण की रक्षा के लिए अगर ये सजगता बच्चों के बीच में पूरी तरह
फैल गई, उनके गार्जियन भी होंगे, इनके स्कूल भी इसके बारे में मोटिवेट होंगे और हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, ऐसा हमारा विश्वास है और हम इस काम में सफल भी हो रहे हैं। हम इस आपके माध्यम से लोगों से अपील करते हैं, हमारे फ्लावर शो को आप अधिक से अधिक संख्या में लोग आएँ। प्रशासन से मैंने भी हम अनुरोध करते हैं कि आप हमारा साथ दें और हम लोग जिस मुहिम में लगे हैं वह मुहिम व्यक्तिगत स्तर पर पूरे साल भर चलती रहती है। हम विभिन्न संस्थाओं को जोड़ करके इस कार्यक्रम में आगे बढ़ रहे हैं। हमें पूरा भरोसा भी है हम आपका साथ मिलेगा और पूरे जनमानस का हमें साथ मिलेगा। इस बार की प्राइसिंग क्या होगी? इस बार की टिकटिंग प्राइसिंग क्या होगी? जो यूजुअल हम लोग नॉमिनल प्राइस ही लेते हैं। आप सभी मीडिया बंधुओं का स्वागत है, क्योंकि आप ही वैसे चौथे स्तंभ है जो जिनके माध्यम से हम अपने समाज को, हम अपने शहर को अवेयर कर सकते हैं। तो आज का जो प्रेस वार्ता है, खासकर उत्तरी बिहार उद्यान समिति की 33वीं फ्लावर शो पुष्प प्रदर्शनी 31 और 1 जो आम जनमानस के लिए स्टार्ट होने वाली है, इसके लिए हम सभी लोगों से आग्रह करते हैं, दरभंगा वासियों से आग्रह करते हैं कि वो उस दिन आकर के इस फूलों की बगिया में आनंद लें और अच्छे अच्छे फूलों का लुत्फ उठावें। और साथ में पहले तो हम अध्यक्ष महोदय से कहेंगे कि वो डिटेल्स आपको बताएंगी। डॉक्टर लता खेतान, आप सबों का सबसे पहले तो मैं प्रेस मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सबका मैं तहे दिल से स्वागत करना चाहूँगी। एक आपके जरिए हम लोग जो है पब्लिक तक पहुँचते हैं और इतनी मतलब जो हम लोग को सपोर्ट मिल रही है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये 33वां शो है, फ्लावर शो 2025। ये 28 तारीख से स्टार्ट होगा जो कि 1 जनवरी तक जाएगा और वहाँ पर काम शुरू हो चुका है, ऑलरेडी वहाँ पर तैयारियाँ चल रही है। 28 और 29 को जो है हम लोग ने सभी प्रकार का पॉट से रिलेटेड जो भी मटेरियल लोग सब एग्जीबिशन में लाएंगे वो, और अदर आइटम्स जैसे ट्रे वगैरह रहता है कुछ है, वो सब हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। 28 को ज़्यादा करके बड़े बड़े पौधे सब जो होते हैं वो आते हैं और 29 तारीख को बाकी सारा कलेक्शन सुबह में मतलब 10 बजे से लेकर के शाम में 5 बजे तक ये कलेक्शन चलता है। 2 दिन हम लोग समय दे रहे हैं क्योंकि ठंडक बहुत बढ़ गई है, तो 2 दिन समय हम लोग दे रहे हैं ताकि सब दिल से पार्टिसिपेट कर सके। 30 तारीख को जो है हमारा कट फ्लावर्स है, बुकेज है, टेबल डेकोरेशन है, गार्डन्स है, मालियों के लिए, महिलाओं के लिए, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, मतलब कि अन्य जो छोटे मोटे सामान सब है जो हम लोग वो 1 बजे तक हम लोग 30 तारीख को लेंगे और 2 बजे से उसी दिन हमारा जजमेंट का कार्यक्रम स्टार्ट हो जाएगा। जजमेंट के लिए जो है मतलब कि दिल्ली से, समस्तीपुर से, पूसा से, उपरी से, मुजफ्फरपुर से, पटना से और हमारा दरभंगा का बॉटनी डिपार्टमेंट के लोग सभी हम लोग को मतलब कि तहे दिल से हम लोग को सहयोग करते आए हैं और सफल करते आए कार्यक्रम को। और रिजल्ट्स जो है हम लोग 31 को डिक्लेयर करेंगे सभी रिजल्ट्स। पेंटिंग कंपटीशन अभी स्कूल का मतलब कि सब कार्यक्रम आप लोग बताया जाएगा, तो जो भी 30 के शाम तक खत्म हो जाएगा। अब कई वर्षों से हम लोगों ने बच्चों के लिए कई इसमें कार्यक्रम, जैसे सर्वप्रथम इन्वायरमेंट के अवेयरनेस के लिए हमने बच्चों को ये सलाह दी है कि वो एटलीस्ट अपने स्कूल से 25 पॉट्स, यानी हर एक बच्चा 1 पॉट घर में लगाएगा और वो अपने स्कूल को जमा करेगा और इस तरह कम से कम 25 से 30 पॉट हर स्कूल अगर सबमिट करेंगे बच्चे के द्वारा, तो एक तो ये उनके बच्चों के अंदर पौधे को लगाने की भावना तो जागृत होगी ही, साथ में हमारा एक दूसरा कार्यक्रम है जो बच्चों के लिए रहता है वो ट्रे गार्डनिंग के प्रति अवेयरनेस करवाना। ये सारे कार्यक्रम हमारे 30 और 31 से शुरू हो जाएंगे। 30 तारीख को हम लोग ट्रे गार्डनिंग का सबमिशन करवाएंगे। 31 तारीख को बच्चों के लिए स्पेशली कार्यक्रम रखा गया है जिसमें हम लोग फूड से अवेयरनेस बच्चों को करवा रहे हैं, क्योंकि हमारा ये हॉर्टिकल्चर सिर्फ फ्लावर के लिए नहीं है, वेजिटेबल्स के लिए भी जाना जा रहा है। तो फूड से अवेयरनेस के लिए हमने फ्लेमलेस कुकिंग का एक कार्यक्रम रखा है जिसमें छोटे बच्चे की भागीदारी होगी और सीनियर स्टूडेंट्स के लिए एक सीनियर स्टूडेंट्स के लिए एक प्रतियोगिता हमने रखी है। 2 to 3 मिनट्स का टॉक है जो कि बच्चे को ये अवेयर करवाएगा कि सोशल मीडिया
से बच्चे अभी आजकल इतने इन्फ्लुएंस हो रहे हैं कि सोशल मीडिया में दिए गए विज्ञापन को देख करके वो कई खाने वाले प्रोडक्ट हैं जो बच्चे यूज करते हैं अपने जीवन में और फिर उससे कई बीमारियों से सामना करना पड़ता है उन्हें। तो मिसलीडिंग जो एडवर्टीजमेंट है या जो प्रोडक्ट्स है उस पे बच्चे 2 to 3 मिनट्स अपना टॉक रखेंगे, अपनी बातों को रखेंगे कि क्या ऐसे ऐड को देख करके उन सीनेट की बैठक आगामी 28 जनवरी 2026 को तय। क्रय विक्रय समिति और प्रेस समिति की बैठक हुई। लोहिया चरण सिंह कॉलेज में गठित तदर्थ समिति सिंडिकेट द्वारा अनुमोदित। दरभंगा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के अभिषेक की बैठक मंगलवार को कुलपति प्रो संजय कुमार चौधरी की अध्यक्षता में शाम 6 बजे हाइब्रिड मोड में कुलपति आवासीय कार्यालय में आहूत की गई। इस बैठक में प्रशासनिक और शैक्षणिक मुद्दों से संबंधित पटल पर रखे मदों के संवर्धन को लेकर सदस्यों ने अपने विचार रखे। बैठक में आगामी 28 जनवरी 2026 बुधवार को सीनेट बैठक के आयोजन की घोषणा हुई। अधिकृत बैठक को लेकर लोक भवन द्वारा सहमति प्रदान की गई। इस बाबत कुलपति ने बैठक की तैयारियों को लेकर सभी पदाधिकारियों को दक्षता से कार्य करने के निर्देश दिए हैं। बता दें, बैठक में पूर्व में प्रस्तुत प्रस्तावों के साथ ही सदस्यों ने वित्त समिति की बैठक में कार्यवृत्त की संपुष्टि पर विचारोपरांत अपनी स्वीकृति प्रदान करते हुए अनुपालित किया। मंगलवार को आहूत बैठक में लनामिवी से संबद्ध लोहिया चरण सिंह कॉलेज में गठित तदर्थ समिति को सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से अनुमोदित किया। 16 दिसंबर को अनुकंपा समिति की बैठक के आलोक में सभी अनुकंपा पालियों के आवेदन पर नियम परिनियम के अनुसार सूची ए, सूची बी और सूची सी के अंतर्गत आवेदनों पर कार्य जारी है। सीएम कॉलेज के वाणिज्य विभाग की डॉक्टर ऋतिका मौर्य के त्यागपत्र को उनके ग्रहणावकाश तिथि से सदस्यों ने स्वीकृत करते हुए विदेशी भाषा संस्थान में आदेशपाल के पद पर नियुक्त करण कुमार के 23 दिसंबर 2021 से 18 मार्च 2024 तक अवैतनिक अवकाश पर विचार करते हुए अनुमोदित किया। बैठक में बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग द्वारा संगीत विषय में सहायक प्राध्यापक की पोस्टिंग को अनुपालित किया गया। इसी क्रम में 15 दिसंबर को हुई अप्रूवल सीनियरिटी एंड पे फिक्सेशन कमेटी की बैठक के कार्यवृत्त को सिंडिकेट सदस्यों ने अनुमोदित करते हुए अपना समर्थन दिया। इस बैठक में प्रो बैद्यनाथ चौधरी बैजू, प्रो दिलीप कुमार चौधरी, प्रो विजय कुमार यादव, DSW प्रो अशोक मेहता, वित्तीय परामर्शी इंद्र कुमार, डॉक्टर धनेश्वर प्रसाद, डॉक्टर अमर कुमार, डॉक्टर अनिल कुमार चौधरी, डॉक्टर बीरेंद्र कुमार चौधरी, डॉक्टर गुलाम सरवर और कुलसचिव डॉक्टर दिव्या रानी हंसदा उपस्थित रहीं। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के ललित कला संकाय अंतर्गत विश्वविद्यालय संगीत एवं नाट्य विभाग द्वारा विभागीय परिसर में रंग संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर रंगमंचीय संगीत की प्रख्यात विदुषी संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2016 से सम्मानित डॉक्टर अंजना पुरी ने विषय विशेषज्ञ के रूप में अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम में उन्होंने भारतीय रंगमंच में संगीत की भूमिका, रंगमंचीय संगीत की संरचना, प्रयोगधर्मिता एवं समकालीन नाट्य प्रस्तुति तथा बंसी कौल के नाट्य शैली एवं उसके महत्व पर विस्तार से विचार प्रस्तुत किए। कार्यक्रम का आयोजन विश्वविद्यालय संगीत एवं नाट्य विभाग की विभागाध्यक्ष प्रो लावण्य कीर्ति सिंह काव्या के संयोजन में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में विभाग के शिक्षकगण, शोधार्थी एवं बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। संवादात्मक सत्र के दौरान विद्यार्थियों ने रंगमंचीय संगीत से संबंधित जिज्ञासाओं को डॉक्टर अंजना पुरी के समक्ष रखा, जिनका उन्होंने गहन और व्यवहारिक समाधान प्रस्तुत किया। कार्यक्रम का समापन धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। निरीक्षण क्रम में ग्रामीण पुलिस अधीक्षक दरभंगा, पुलिस उपाधीक्षक रक्षित एवं अन्य पुलिस पदाधिकारी कर्मी उपस्थित हुए। इस दौरान ग्रामीण पुलिस अधीक्षक दरभंगा के द्वारा परेड ग्राउंड का निरीक्षण किया गया एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस रैतिक परेड का उद्देश्य पुलिस कर्मियों की शारीरिक और मानसिक फिटनेस, अनुशासन और एकरूपता सुनिश्चित करना है। शारीरिक फिटनेस, पुलिसकर्मियों को दौड़ और ड्रिल के माध्यम से फिट रखा जाता है। टर्नआउट चेक, वर्दी की स्वच्छता और अनुशासन की जांच की गई। अनुशासन और ड्रिल, टोलीवार ड्रिल कराई गई ताकि एकरूपता बनी रहे। दरभंगा पुलिस केंद्र में प्रशिक्षण कर रहे प्रशिक्षु सिपाहियों को मानसिक, शारीरिक एवं आत्मविकास हेतु योग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अन्य निरीक्षण, पुलिस लाइन की शाखाओं, बैरक साफ सफाई का निरीक्षण किए गए तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जगदम्बा रानी कुमारी धाम लोआ सीधी मध्य प्रदेश के मंदिर प्रांगण में नव सृजन साहित्य एवं कला संवर्धन समिति द्वारा आयोजित कवि सम्मेलन 19 दिसंबर 2025 शुक्रवार पौषी अमावस्या के शुभ अवसर पर सायं 8:30 बजे से प्रारंभ होकर रात्रि 1:30 बजे तक चला। प्रारंभ में जगदम्बा रानी कुमारी जी, गौरी जी, राम दरबार, नीलकंठ महादेव जी, वीर बजरंग बली जी, गणेश भगवान एवं मां वीणा वादिनी जी का पूजन अर्चन किया गया। तत्पश्चात वरिष्ठ साहित्यकार श्री हरिहर प्रसाद जी विश्वकर्मा, सुमन, सजी सोनवर्षा सीधी की अध्यक्षता एवं श्री अमरनाथ जी सोनी, अमर, सजी सोनवर्षा सीधी के मुख्य आतिथ्य में कवि सम्मेलन का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ।
कार्यक्रम में मंच का संचालन श्री वाचस्पति जी गौतम मयंक लोहा मंच संचालक नवसृजन ने किया। कार्यक्रम में प्रस्तुति देने वाले प्रमुख साहित्यकार भक्तों में अध्यक्ष, मुख्य अतिथि एवं मंच संचालक के अतिरिक्त सुश्री मानसी मिश्रा टेकटया प्रतापगंज हनुमना रीवा, सर्वश्री कमलापति जी गौतम कमल, साहित्य प्रभारी नवसृजन लोहा सीधी, जय प्रकाश जी तिवारी, जेपी सलैया, हरिश्चंद्र जी गुप्त कुबरी, सुखनंदन जी प्रजापति, सुख कोल्हुडी, गोपाल जी साकेत बंदेला कोषाध्यक्ष नवसृजन, प्रशांत जी पांडेय कुबरी, प्रदीप कुमार जी तिवारी, दीप बंदेला, राकेश मोहन जी विश्वकर्मा, रविकर सजी सोनवर्षा, ओम प्रकाश जी पाठक पतुलखी अध्यक्ष नवसृजन एवं देवेंद्र कुमार जी तिवारी पप्पू लोहा। कुल 14 कवियों ने अपनी आकर्षक, ज्ञानवर्धक एवं महत्वपूर्ण रचनाओं को प्रस्तुत कर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। अंत में सभाध्यक्ष द्वारा प्रस्तुतियों की समीक्षा की गई तथा कार्यक्रम में उपस्थित भक्तों का कार्यक्रम को सफल बनाने में उनके सहयोग के लिए आभार प्रदर्शन किया गया एवं अध्यक्ष नवसृजन द्वारा आगामी कार्यक्रमों की घोषणा की गई। मंच सज्जा सर्वश्री प्रदीप कुमार जी तिवारी एवं गोपाल जी साकेत, गोपाल बंदेला, ध्वनि एवं प्रकाश व्यवस्था श्री गोपाल जी साकेत बंदेला, वीडियो रिकॉर्डिंग एवं फोटोग्राफी सर्वश्री ओम प्रकाश जी पाठक एवं गोपाल जी साकेत एवं अतिथि सत्कार सुश्री रानी कुमारी जी तिवारी लोहा एवं संतोष कुमार जी तिवारी बंदेला द्वारा किया गया। कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रमुख साहित्य प्रेमी श्रोता भक्तों में सर्वश्री संतोष जी तिवारी बंदेला, दिव्यांशु जी तिवारी लोहा, सुरेंद्र कुमार जी तिवारी बंदेला, विनोद कुमार जी साकेत बंदेला, महेंद्र कुमार जी तिवारी लोहा, शिवम जी तिवारी लोहा, सुश्री रिया जी तिवारी बंदेला एवं अन्य उपस्थित श्रोता भक्तों ने आकर्षक एवं ज्ञानवर्धक रचनाओं का भरपूर आनंद लिया। विशेष अनुरोध, प्रत्येक सायंकालीन अमावस्या में कवि सम्मेलन एवं पूर्णिमा में संगीत सम्मेलन का आयोजन नवसृजन साहित्य एवं कला संवर्धन समिति लोहा सीधी मध्य प्रदेश, पंजीयन क्रमांक 525213034116, दिनांक 27 मई 2016 द्वारा जगदम्बा रानी कुमारी धाम लोहा सीधी मध्य प्रदेश के मंदिर प्रांगण में किया जाता है। इन कार्यक्रमों में आप सादर आमंत्रित हैं। मंच में साहित्यकार एवं कलाकार अपनी प्रस्तुति अवश्य दें। कार्यक्रमों के सफल संचालन हेतु समुचित सहयोग प्रदान कर यश एवं पुण्य के भागी बने। आर्थिक सहयोग राशि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मायापुर में समिति का खाता क्रमांक 48340201023175, IFSC कोड UBIN 0548341 में जमा करें। आगामी कार्यक्रम इस प्रकार हैं। कवि सम्मेलन प्रत्येक सायंकालीन अमावस्या में 18 जनवरी 2026 रविवार मौनी अमावस्या, 17 फरवरी 2026 मंगलवार विश्नोई मेला भौमवती अमावस्या। संगीत सम्मेलन प्रत्येक सायंकालीन पूर्णिमा में 2 जनवरी 2026 शुक्रवार व्रत पूर्णिमा, 1 फरवरी 2025 रविवार माघी पूर्णिमा रविदास जयंती। उपरोक्त सभी कार्यक्रम निर्धारित तिथियों में सायं 07 बजे से रात 10 बजे तक आयोजित होंगे। विचार गोष्ठी में उभरे अनेक सवाल पर मिला एक जवाब। मिथिला, मैथिली व मैथिल के सर्वांगीण विकास के लिए पृथक मिथिला राज्य का गठन जरूरी। मैथिली संसार की संभवतः अकेली ऐसी भाषा है जिसके आदिकाल के प्रामाणिक एवं ठोस गद्य साहित्य उपलब्ध है। इसे संवैधानिक दर्जा हासिल हुए 23 साल बीतने के बावजूद यह अब तक न तो प्राथमिक शिक्षा का माध्यम बन पाई है और न ही इसे राजकाज में ही अब तक यथोचित स्थान मिल पाया है। यह अत्यंत चिंताजनक है। ये बात रघुवर मिश्र ने मंगलवार को पुनौराधाम में आयोजित 21वें अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन में मिथिला, मैथिली, मैथिलक उत्कर्ष विषयक विचार गोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए कही। उन्होंने कहा कि मैथिली भाषा में MA, PhD, DLit आदि की उपाधि मिलती है, लेकिन प्राथमिक शिक्षा अब तक मैथिली भाषा में नहीं होना और सीधे उच्च शिक्षा में आने पर ही मैथिली की पढ़ाई शुरू होना हैरतअंगेज है। इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर महेंद्र नारायण राम ने कहा कि गुणात्मक रूप से मिथिला की शिक्षा व्यवस्था का उत्कर्ष हमेशा से मुखर रहता आया है, लेकिन आज की स्थिति थोड़ी भिन्न है। मैथिली के संवैधानिक अधिकार की प्राप्ति के लिए उन्होंने सांगठनिक प्रयास को तेज किए जाने को जरूरी बताते कहा कि समय के साथ सिर्फ घोषणा मात्र से आह्लादित होने से हमें बचना होगा। प्रवीण कुमार झा ने कहा कि आपसी मतभेद में अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए नए सिपाही तैयार नहीं होना चिंताजनक है। उन्होंने मिथिला, मैथिली और मैथिल के सर्वांगीण विकास के लिए घर घर में जन जागरण करने को जरूरी बताते इस बात पर चिंता जताई कि संस्थानों की बाढ़सी आने के बावजूद उनका मूल उद्देश्य से भटकना चिंताजनक है। मणिकांत झा ने बिहार की एकमात्र संवैधानिक भाषा मैथिली के यथोचित विकास के लिए गठित मैथिली अकादमी बंद होने की यथास्थिति पर चिंता जाहिर करते कहा कि समय पर यदि हम नहीं चेते तो मिथिला, मैथिली व मैथिल के उत्कर्ष की अधोगति होना अवश्यंभावी है। डॉक्टर ममता ठाकुर ने कहा कि मैथिली के संरक्षण व संवर्धन के लिए सबसे पहले इसे राजनीतिक कुचक्र के चंगुल से निकालना होगा, फिर अपनी शक्ति की पहचान करानी होगी। केदारनाथ कुंवर ने इतिहास और भूगोल के सहारे नया वर्तमान बनाने की बात करते हुए कहा कि हमें सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए वोट की राजनीति में सक्रियता बढ़ानी होगी। साथ ही हमें अच्छे बुरे की समय रहते पहचान करनी होगी। नीलम झा ने अपने संबोधन में नेपाल एवं भारत के मैथिली की यथास्थिति का तुलनात्मक विश्लेषण किया।
उन्होंने बताया कि मैथिली की स्थिति भारत से थोड़ी अच्छी नेपाल में है, ये वहां की जनता के जागरूक होने का नतीजा है। इससे पहले वक्ताओं का स्वागत करते हुए अखिल भारतीय मैथिली सम्मेलन के महासचिव डॉक्टर बैद्यनाथ चौधरी बैजू ने मिथिला, मैथिली एवं मैथिल के उत्कर्ष को बनाए रखने व इसके सर्वांगीण विकास के लिए पृथक मिथिला राज्य के गठन को जरूरी बताया। मणिकांत झा के संचालन में आयोजित विचार गोष्ठी में धन्यवाद ज्ञापन सम्मेलन के अध्यक्ष डॉक्टर गणेशकांत झा ने किया। मौके पर डॉक्टर महानंद ठाकुर, पम कमलाकांत झा, डॉक्टर दिलीप कुमार झा, हरेराम झा, शीतलांबर झा, संतोष कुमार झा, सुधीर चंद्र मिश्र, विनोद कुमार झा, प्रो चंद्रशेखर झा, बूढ़ा भाई, नवल किशोर झा, डॉक्टर आदि की उल्लेखनीय उपस्थिति रही। विचार गोष्ठी में उभरे अनेक सवाल पर मिला एक जवाब। मिथिला, मैथिली व मैथिल के सर्वांगीण विकास के लिए पृथक मिथिला राज्य का गठन जरूरी। मैथिली संसार की संभवतः अकेली ऐसी भाषा है जिसके आदिकाल के प्रामाणिक एवं ठोस गद्य साहित्य उपलब्ध है। इसे संवैधानिक दर्जा हासिल हुए 23 साल बीतने के बावजूद यह अब तक न तो प्राथमिक शिक्षा का माध्यम बन पाई है और न ही इसे राजकाज में ही अब तक यथोचित स्थान मिल पाया है। यह अत्यंत चिंताजनक है। ये बात रघुवर मिश्र ने मंगलवार को पुनौराधाम में आयोजित 21वें अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन में मिथिला, मैथिली, मैथिलक उत्कर्ष विषयक विचार गोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए कही। उन्होंने कहा कि मैथिली भाषा में MA, PhD, DLit आदि की उपाधि मिलती है, लेकिन प्राथमिक शिक्षा अब तक मैथिली भाषा में नहीं होना और सीधे उच्च शिक्षा में आने पर ही मैथिली की पढ़ाई शुरू होना हैरतअंगेज है। इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर महेंद्र नारायण राम ने कहा कि गुणात्मक रूप से मिथिला की शिक्षा व्यवस्था का उत्कर्ष हमेशा से मुखर रहता आया है, लेकिन आज की स्थिति थोड़ी भिन्न है। मैथिली के संवैधानिक अधिकार की प्राप्ति के लिए उन्होंने सांगठनिक प्रयास को तेज किए जाने को जरूरी बताते कहा कि समय के साथ सिर्फ घोषणा मात्र से आह्लादित होने से हमें बचना होगा। प्रवीण कुमार झा ने कहा कि आपसी मतभेद में अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए नए सिपाही तैयार नहीं होना चिंताजनक है। उन्होंने मिथिला, मैथिली और मैथिल के सर्वांगीण विकास के लिए घर घर में जन जागरण करने को जरूरी बताते इस बात पर चिंता जताई कि संस्थानों की बारसी आने के बावजूद उनका मूल उद्देश्य से भटकना चिंताजनक है। मणिकांत झा ने बिहार की एकमात्र संवैधानिक भाषा मैथिली के यथोचित विकास के लिए गठित मैथिली अकादमी बंद होने की यथास्थिति पर चिंता जाहिर करते कहा कि समय पर यदि हम नहीं चेते तो मिथिला, मैथिली व मैथिल के उत्कर्ष की अधोगति होना अवश्यंभावी है। डॉक्टर ममता ठाकुर ने कहा कि मैथिली के संरक्षण व संवर्धन के लिए सबसे पहले इसे राजनीतिक कुचक्र के चंगुल से निकालना होगा, फिर अपनी शक्ति की पहचान करानी होगी। केदारनाथ कुंवर ने इतिहास और भूगोल के सहारे नया वर्तमान बनाने की बात करते हुए कहा कि हमें सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए वोट की राजनीति में सक्रियता बढ़ानी होगी। साथ ही हमें अच्छे बुरे की समय रहते पहचान करनी होगी। नीलम झा ने अपने संबोधन में नेपाल एवं भारत के मैथिली की यथास्थिति का तुलनात्मक विश्लेषण किया। उन्होंने बताया कि मैथिली की स्थिति भारत से थोड़ी अच्छी नेपाल में है, ये वहां की जनता के जागरूक होने का नतीजा है। इससे पहले वक्ताओं का स्वागत करते हुए अखिल भारतीय मैथिली सम्मेलन के महासचिव डॉक्टर बैद्यनाथ चौधरी बैजू ने मिथिला, मैथिली एवं मैथिल के उत्कर्ष को बनाए रखने व इसके सर्वांगीण विकास के लिए पृथक मिथिला राज्य के गठन को जरूरी बताया। मणिकांत झा के संचालन में आयोजित विचार गोष्ठी में धन्यवाद ज्ञापन सम्मेलन के अध्यक्ष डॉक्टर गणेशकांत झा ने किया। मौके पर डॉक्टर महानंद ठाकुर, पम कमलाकांत झा, डॉक्टर दिलीप कुमार झा, हरेराम झा, शीतलांबर झा, संतोष कुमार झा, सुधीर चंद्र मिश्र, विनोद कुमार झा, प्रो चंद्रशेखर झा, बूढ़ा भाई, नवल किशोर झा, डॉक्टर आदि की उल्लेखनीय उपस्थिति रही। स्वास्थ्य विभाग के कार्यों की हुई मासिक विस्तृत समीक्षा। समाहरणालय अवस्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी श्री कौशल कुमार की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न कार्यक्रमों, सेवाओं, योजनाओं आदि की प्रगति को लेकर मासिक समीक्षा बैठक हुई। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों एवं स्वास्थ्य प्रबंधकों को स्पष्ट निर्देश दिया कि ECG, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, पैथोलॉजी आदि की सुविधा आवश्यकता अनुसार सभी मरीजों को देना सुनिश्चित करें। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार के द्वारा सारी सुविधा प्रदान की गई है, जिसे बेहतर उपयोग करना सुनिश्चित करें। श्री कुमार ने स्पष्ट कहा कि सभी डॉक्टर एवं स्वास्थ्य कर्मी संवेदनशील तथा जिम्मेदारी के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन करना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के स्वास्थ्य प्रभारी एवं स्वास्थ्य प्रबंधकों से विस्तृत समीक्षा किए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि प्राप्त संसाधनों के बेहतर उपयोग कर रोगियों के उत्कृष्ट सेवा प्रदान करना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी एवं प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधकों को सभी स्वास्थ्य इंडिकेटरों में आवश्यक सुधार लाने एवं सभी कार्यों का समय पर ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया। आयुष्मान भारत योजना की समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी ने अगले 7 दिनों के भीतर 60,000 आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया। जिलाधिकारी के निर्देश के आलोक में पिछले कुछ महीने में 6 लाख आयुष्मान कार्ड बनाकर लाभुकों को उपलब्ध कराया गया है।
उन्होंने निर्देश दिया कि पीडीएस डीलर वाइज डाटा तैयार कर अधिक से अधिक पात्र लाभुकों का आयुष्मान कार्ड बनाना सुनिश्चित करें। गरीबों के लिए आयुष्मान कार्ड स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से काफी महत्व है। आयुष्मान कार्ड के माध्यम से परिवार में 5 लाख तक निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होती है, जो गरीबों के लिए काफी महत्वपूर्ण और उपयोगी है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि बेहतर सेवा प्रदान करे, कार्यशैली में अपेक्षित सुधार लाए और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सारी सुविधा मरीजों को देना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने सभी चिकित्सकों को ओपीडी में अधिक से अधिक मरीजों को देखने का निर्देश दिया तथा संबंधित पदाधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा कि ओपीडी में डॉक्टरों की नियमित ड्यूटी लगाई जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि मरीजों को समय पर चिकित्सा सेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। जिले के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में ईसीजी मशीन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे आदि उपलब्ध करा दी गई है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी मशीनें कार्यरत रहें और मरीजों को इसका पूरा लाभ मिले। सभी गर्भवती महिलाओं को आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से चिन्हित कर उनका नियमित एवं मासिक एनसी जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। संस्थागत प्रसव कराने के लिए जिलाधिकारी ने कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने सिविल सर्जन एवं जिला कार्यक्रम प्रबंधक डीपीएम को मनीगाछी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का गहन निरीक्षण करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने सभी चिकित्सकों को अपनी कार्यशैली में अपेक्षित सुधार लाने, समय पर ओपीडी प्रारंभ करने तथा आशा एवं एएनएम के कार्यों की सतत मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिया कि अगले समीक्षा बैठक में सभी स्वास्थ्य इंडिकेटरों में स्पष्ट सुधार दिखाई देना चाहिए। साथ ही सभी रेफर किए गए मरीजों का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर से नियमित अनुश्रवण किए जाने का निर्देश भी दिया गया। बैठक में सिविल सर्जन डॉक्टर अरुण कुमार, उपनिदेशक जनसंपर्क श्री सत्येंद्र प्रसाद, जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी श्री अमरेंद्र कुमार मिश्रा, जिला स्वास्थ्य प्रबंधक श्री प्रभात कुमार राजू सहित स्वास्थ्य विभाग के अन्य वरीय एवं संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे। दरभंगा सदर प्रखंड के धोई के दीवारी शाखा की बैठक एरिया कमेटी सदस्य डोमूराम की अध्यक्षता में दीवारी में हुई। दलित गरीबों पर बढ़ते आपराधिक घटनाओं के विरोध में निंदा किया गया। आपराधिक घटनाओं को रोकने में नाकाम रहे स्थानीय थाना की उदासीनता पर रोष जताया। गरीबों के नेता डोमूराम पर 21 दिसंबर 2025 को जानलेवा हमला करने वाले असामाजिक ताकत को कार्रवाई करने की मांग किया है। धोई एरिया में बढ़ते आपराधिक घटनाओं, अवैध रूप से शराब कारोबारी को नकेल कसने की मांग की है। सदर थाना कांड संख्या 147/2025 के नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार करने की मांग किया। बैठक से मजदूर नेता स्वर्गीय प्रदीप यादव के याद में 28 दिसंबर को श्रद्धांजलि सभा करने की निर्णय लिया गया। बैठक में जिला स्थायी समिति के सदस्य सह सदर एरिया सचिव अशोक पासवान, ब्रह्मदेव यादव, शाखा सचिव सुरेंद्र यादव, विश्वासनाथ यादव, महावीर मंडल, उप मुखिया पवन सहनी, राजदीप राम सहित कई लोग मौजूद थे।